अभी तक हम लोगों ने देखा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। दो स्टेटमेंट हमने देख लिया था, केल्विन प्लांक का और क्लासियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट था वो हमारा हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल था। क्लासियस का जो स्टेटमेंट था वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ठीक है, दो डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल था। तो अच्छा, इनको हम लोगों ने रिवर्स बोला था, रिवर्स्ड इस नाते बोला था क्योंकि इनमें जो इनपुट था वर्क था और आउटपुट हीट था, जो कि जस्ट उल्टा है हीट इंजन के, ठीक है। तो उन दो स्टेटमेंट्स को अगर हमें रेफ्रिजरेशन डिफाइन करना पड़े कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन में हम कर क्या रहे हैं, हमने बताया था कि रेफ्रिजरेटर जब लगा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहां पर देखिए जैसे ये हमने रेफ्रिजरेटर लगाया था, यहां देखिए ये रेफ्रिजरेटर लगाया था, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कर रहा था, तो इस नाते मैंने ऐसे कर दिया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर दिया था, और ये रेफ्रिजरेटर को आर लिख दिया था, ठीक है। और यहां से हमने कोई ना कोई हीट एब्जॉर्ब किया था, और ये है क्या, ये हमारा था सिंक। सिंक ना कह के मैं इसे कह दे रहा हूं कि सपोज करिए कोई रूम है ना, ये रूम है, दिस इज रूम, और ये रूम जो है यहां पर ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। फैन हो सकता है, सपोज करिए यहां पे फैन लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ हो सकता है यहां पर, है ना। और क्या हो सकता है, बाहर से सन रेज, जैसे सपोज करिए सन है ना, दिस इज आवर सन, तो सन से यहां से रेज आ रही हैं, ठीक है, ये रेज आ रही हैं, तो ये रूम के, अच्छा ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं, सन रेज दिखाने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि यहां से हीट आएगा। रूम में टेम्परेचर बढ़ने के क्या क्या रीजन है, पहला रीजन रूम में ह्यूमन बीइंग्स होंगे, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो हीट जनरेट करेगी वो डेसिपेट होगा रूम में, वो रूम में जाएगा। फैन चल रहा है, फैन चलने के नाते टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम का टेम्परेचर। ये देखिए रूम है जिसे मैं बार बार TL बोल रहा था, लोअर टेम्परेचर या सिंक का टेम्परेचर, ये बेसिकली हमारा रूम का टेम्परेचर है जब हम बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटर। तो क्या क्या कहां से हमारा हीट जनरेट हो रहा है, सन का रेडिएशन, सन रेडिएशन के नाते सन रेडिएशन आ रहा है, तो यहां से हमारा वॉल के थ्रू रूम में कोई ना कोई हीट जाएगा। यहां पर ये फैन लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, फैन, ठीक है, फैन हमारा चलेगा तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हमारा बल्ब है, तो बल्ब हमारा है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा टेम्परेचर को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो भी हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो इनके जनरेशन के नाते रूम का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। हमें क्या करना है, अच्छा एक तो रूम का टेम्परेचर, और एक यहां पर ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये हमारा सोर्स था, इसे हमने क्या बोला था, सोर्स, याद है, ये हमारा था सोर्स, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर था मैंने TH लिखा था, और ये TH है क्या, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। जब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं ना, जब रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो जो TH है ना, ये हमेशा, जैसे सोर्स और सिंक हम किस में बात कर रहे थे, सोर्स और सिंक हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे, जब हमारा इंजन था। अभी यहां पर जो ये चीज है जहां पर हीट रिजेक्ट करेगा, ये जस्ट अपोजिट की तरफ बिहेव करने लगेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हीट को कहां रिजेक्ट करना है, यहां पर। ये हमारा एक्चुअली जो TH है, हम यहां पर एम्बियंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा है, एम्बियंट या एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यहां पर देखिए, अब TH बड़ा होगा कि TL, ऑफ कोर्स जो TH है ना ये बड़ा होना चाहिए TL से। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जा नहीं सकता है, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। हमने इनपुट दिया था, ठीक है, सपोज करिए हमने कुछ इनपुट दिया, दिस इज W रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारा वर्क है, तो ये हमारा वर्क, QL से यहां पे हीट गया और ये गया QH, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये हमारा रेफ्रिजरेटर है
तो इसको देख के आप क्या कहोगे कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन में हम दो काम कर रहे हैं। पहला काम क्या है? देखो, शुरू में तो रूम का टेम्परेचर आप मान सकते हो, जब आपने रेफ्रिजरेटर ऑन नहीं किया था तो आप मान रहे हो कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर था, है ना? हो सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना? अब क्या करना है, जो टेम्परेचर रूम का है ना, रूम का टेम्परेचर, उसको हमें कम करना है ना? जैसे सपोज करिए हमें 18 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है रूम का टेम्परेचर, शुरू में वो था 28 डिग्री सेल्सियस, तो 28 से 21 डिग्री सेल्सियस तक का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जहां रूम है उस रूम में लो टेम्परेचर मेंटेन करना। पहला चीज क्लियर है कि नहीं? हमारा रेफ्रिजरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रूम के टेम्परेचर को कम पे मेंटेन किए रखना। पहली बात तो कम करना, और दूसरी बात मेंटेन करना, टू रिड्यूस द रूम टेम्परेचर, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, टू मेंटेन इट, है ना? हमें मेंटेन भी करना, केवल रिड्यूस ही नहीं करना है, हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। और हीट को रिजेक्ट कहां करना है? एम्बिएंट पे। हीट को कहां रिजेक्ट करना है? एम्बिएंट पे। तो मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो रेफ्रिजरेशन क्या है? इट इज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड मेंटेनिंग दैट लो टेम्परेचर, मतलब उस लो टेम्परेचर को मेंटेन किए रखना। ये हमारा क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन। ये हमारा क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन। ठीक है? ऐसे यहां पे देखिए, ये हमारा कोल्ड है, जो हमारा रूम है एक्चुअली, ये हमारा क्या है? ये हमारा रूम है, ठीक है, जहां पे हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहां से हीट एब्जॉर्ब किया, जो यहां पे क्यूएल लिखा हुआ, देखिए यहां पे मैंने क्यूएल लिख दिया है। यहां पे वर्क इनपुट है, देखिए ये WR है वर्क इनपुट, और ये जो है वार्म इन्वायरमेंट, जहां पे हम लोग हीट को रिजेक्ट करेंगे। देखिए ये समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप पूछ सकते हो कि सर आप ये कह रहे हो कि यहां पे लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यानी कि इसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, नहीं होना चाहिए। जैसे रूम में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर होगा, कुछ केजी, 100 केजी हो, 200 केजी, कुछ भी हो, और उसका स्पेसिफिक हीट होगा, तो वो तो इनफाइनाइट नहीं होगा ना, क्योंकि ना तो स्पेसिफिक हीट एयर की इनफाइनाइट होती है, और ना तो मास जो रूम में है एयर का वो इनफाइनाइट है। जबकि जो रिवर में मास इनफाइनाइट था, तो m.c दोनों इनफाइनाइट हो जा रहा था, इस नाते उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा था। जैसे यहां का टेम्परेचर चेंज करेगा, यहां का टेम्परेचर घटेगा। क्यों घट रहा है? क्योंकि रूम का स्पेसिफिक हीट, या कह दें कि हीट कैपेसिटी दोनों का, यानी m.c वो इनफाइनाइट नहीं है। आप कहोगे कि सर जो एम्बिएंट की आप बात कर रहे हो, जहां पर हम लोग हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि हीट तो वहां रिजेक्ट कर रहे हो ना, तो जब हीट उसमें रिजेक्ट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। नहीं, एयर यहां भी है, एयर वहां भी है, स्पेसिफिक हीट यहां का भी फाइनाइट है, यहां भी फाइनाइट है, लेकिन जो रूम में एयर है वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब वो कुछ ना कुछ डेफिनिट क्वांटिटी है, डेफिनिट नंबर है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में एयर है ना वो तो इनफाइनाइट है। तो जो एटमॉस्फेयर की हीट कैपेसिटी में बोलूं, एम्बिएंट की हीट कैपेसिटी m.c क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इस नाते क्या एम्बिएंट का टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं, एम्बिएंट का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रूम का टेम्परेचर चेंज होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि रूम का जो हीट कैपेसिटी क्या है? दिस इज नॉट इनफाइनाइट। अब हीट यहां से निकालोगे तो टेम्परेचर रूम का क्या होगा? घटता जाएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं कि यहां पे रूम का टेम्परेचर घट रहा है, जबकि यहां जहां हीट सप्लाई कर रहा है वहां पर टेम्परेचर नहीं घट रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो रेफ्रिजरेशन क्या है? इसमें हम लोग लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। पहली बात तो लो टेम्परेचर कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं टेम्परेचर को, और दूसरी बात टेम्परेचर को मेंटेन भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा? एज यूजुअल जो मैंने अभी आपको बताया है, कोई चीज याद नहीं करना है, सिंपली क्या कहोगे? इट इज अ साइंस ऑफ क्या चीज? प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग। दोनों वर्ड लिखना बहुत जरूरी है।
पहली बात तो प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब लो टेम्परेचर मेंटेन भी करना है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड भी करना है और लो टेम्परेचर को बनाए भी रखना है। समझ पा रहे हैं? तो इट इज अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर। किसके टेम्परेचर से कम बनाना है? जो एटमॉस्फेयर का था, एम्बियंट का था। एम्बियंट के टेम्परेचर से रूम का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहेगा, रूम का टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। तो क्या कहोगे? साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग, मेंटेनिंग जरूरी है, मेंटेनिंग टेम्परेचर किसके नीचे? बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग टेम्परेचर से। यानी सिंपली आप कह दो तो रूम का टेम्परेचर कम होना चाहिए किसके टेम्परेचर से? सराउंडिंग के टेम्परेचर से। समझ पा रहे हैं? सराउंडिंग के टेम्परेचर से। और जो ये टेम्परेचर घट रहा है ना, इसको मेंटेन भी करना है। इसको क्या करना है? केवल घटाना ही नहीं है, मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब, सपोज करो पहले रूम का टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, आप चाह रहे हो कि रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहे। तो पहली बार आपने क्या किया? टेम्परेचर को रिड्यूस किया। पहली बात आपने क्या किया? टेम्परेचर को रिड्यूस किया। दूसरा, ये पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ? बताइए, दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम आपका हुआ, इस 18 डिग्री सेल्सियस जो है ना, टू मेंटेन 18 डिग्री सेल्सियस की नहीं, अब उसको 18 डिग्री सेल्सियस आपको बनाए रखना है, टू मेंटेन 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो काम हुए, पहला टू रिड्यूस द टेम्परेचर, दूसरा टू मेंटेन द टेम्परेचर। क्लियर है ये डेफिनेशन? ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो क्या कहोगे? ये क्या है? इट सिंपली मीन्स कंटिन्यूड एब्स्ट्रैक्शन। किसका? हीट का। कंटिन्यूड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हीट। अब जहां से, जैसे हमारा रूम था, है ना, रूम में हमने दो चीजें, हम लोग एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, है ना। जैसे जो रूम में होता है उसमें हम लोग रेफ्रिजरेशन भी होता है, एयर कंडीशनिंग भी होता है, ठीक है। अभी हमने बस केवल टेम्परेचर की बात किया था, तो इस नाते मैंने रूम का एग्जांपल ले लिया। एक्चुअली देखा जाए तो रूम में क्या होता है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, है ना। तो एयर कंडीशनिंग एक्चुअली देखा जाए तो रूम में होता है, ठीक है। वहां पे मैंने एग्जांपल इस नाते बस ले लिया जिससे आपको चीजों को अच्छे से समझ में आए। बट एक्चुअली रेफ्रिजरेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। रूम में मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम एयर कंडीशनिंग की बातें करते हैं, ठीक है। तो अभी उसमें भी हम लोग टेम्परेचर पहली बात तो रिड्यूस करेंगे, मेंटेन करेंगे। हाँ, एयर कंडीशनिंग में कुछ चीजें और ऐड होगा, वो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इट सिंपली मीन्स कंटिन्यूड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हीट एक सब्सटेंस से। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? जैसे कोई पेरिसेबल फूड हो। पेरिसेबल फूड का मतलब ऐसा फूड जो खराब होए टाइम के साथ वो क्या होने लगे? खराब होने लगे। या ड्रिंक्स हो सकते हैं, या मेडिसिन हो सकते हैं। जैसे मेडिसिन में हम लोग क्या, कोई मेडिसिन है या सिरिंज को मेंटेन करना है या ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो यहां पे क्या होता है? एयर कंडीशनिंग में कुछ और चीजें ऐड होती हैं। रेफ्रिजरेशन में दो ही कंडीशन है, रूम मतलब टेम्परेचर को रिड्यूस करना और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। उसके टेम्परेचर को क्या करना? मेंटेन करना। तो विच इज एट लो टेम्परेचर एंड रिजेक्टिंग दिस हीट टू ए हायर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट का मतलब क्या है? वर्क, जो हमें वर्क देना पड़ रहा है। अब देखिए यहां रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटेड स्पेस में हम कोई फूड रख सकते हैं, है ना, या ड्रिंक्स वगैरह जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं, या मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? उनके टेम्परेचर को रिड्यूस करके रखना है और उसको मेंटेन करके रखना है। उसको क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। क्लियर समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्जांपल हमारा क्या है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैसा दिखता है? देखिए ये, ठीक है। यहां पर देखिए हमारे पास कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, है ना। अब इनके टेम्परेचर को मेंटेन करना है,
यहां पर एयर कंडीशनिंग का कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझिए, यहां पर एयर कंडीशनिंग का कोई मतलब नहीं है। रूम में एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे टेम्परेचर कम भी करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन भी करेंगे, कुछ और चीजें भी करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। यहां पे क्या कर रहे हैं, दो काम बस केवल कर रहे हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं और टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, रेफ्रिजरेशन। तो इसमें कुछ फूड आइटम्स होंगे, ठीक है, ये हमारे कुछ वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे ड्रिंक आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे फूड आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, या मेडिसिन हो सकता है। तो इन सब के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अच्छा, अब बात आती है कि इनके टेम्परेचर को मेंटेन क्यों करना है, ठीक है। इनके टेम्परेचर को मेंटेन इस नाते करते हैं जिससे कि ये, चूंकि ये पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये खराब ना हो। जो इनमें बैक्टीरियाज रहेंगे वो हाई टेम्परेचर पे बहुत एक्टिवली काम करते हैं। जितना जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो इस नाते चूंकि वो हाई टेम्परेचर पे बहुत एक्टिवली काम करते हैं, तो इस नाते उनके काम को रिड्यूस करना है जिससे कि हमारा पेरिसेट कम हो, मतलब वो कोई चीज खराब कम हो, खराब धीरे धीरे हो, तो उसके टेम्परेचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी उससे पहले हम लोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेटिंग यूनिट की कैपेसिटी को कैसे देखा जाता है। अच्छा, सीओपी मैंने आपको बता दिया है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या था, रेफ्रिजरेटर जो था या हीट पंप था, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने एक पैरामीटर दिया था जिसका नाम क्या दिया था, सीओपी या ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है। अब बात यह है कि उससे कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करें, किसकी कैपेसिटी को, रेफ्रिजरेटर के, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, तो यहां पे देखिए, जो उसकी कैपेसिटी है, इट इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कूलिंग कैपेसिटी। समझ पा रहे हैं, इट इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। और वो कैपेसिटी जिससे हम लोग, वो पैरामीटर जिससे इसकी कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, वो हमारा कहलाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ पा रहे हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो रेफ्रिजरेटर होगा उसकी कैपेसिटी किससे मेंटेन करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसे टीआर बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या टीआर, है ना। तो बात आती है कि 1 टन क्या है। तो अगर मैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करूं तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या था, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, कहां से, जहां रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है। अब वो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस में क्या है, फूड आइटम है, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है ना, या कुछ आपके फूड आइटम हो सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, है ना। वहां के टेम्परेचर को, वहां के हीट को हमें क्या करना है, निकालना है, बाहर करना है ना। तो हमारा क्या है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दैट फ्रीजेज 1 टन। 1 टन का मतलब क्या है, यहां पे 1000 केजी नहीं है ना, यहां पे 2000 पाउंड्स। तो 2000 पाउंड्स का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं 1 टन, है ना, तो टन जो है 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टन, शॉर्ट टन। हम शॉर्ट टन की बात कर रहे हैं, तो 1 टन में हमारे कितने पाउंड्स होते हैं, 2000, दिस इज 2000 पाउंड्स, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ग टन या शॉर्ट टन, मैं शॉर्ट टन की बात कर रहा हूं। ये 2000 पाउंड किसमें होता है, ये होता है शॉर्ट टन, ठीक है। तो ये तो 2000 पाउंड है, हमें चाहिए कि केजी में कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है 907 केजी। समझ पा रहे हैं, यानी कि 1 टन में कितना केजी हो गया, 907, 907 केजी। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट टन है ना, तो ये 907 केजी है। क्लियर है, ये कौन सा टन है, शॉर्ट टन। टन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टन और शॉर्ट टन,
तो ये हमारा क्या है 60 टन। तो 1 टन में कितना केजी हुआ 907 केजी, ठीक है 907 केजी। समझ पाए? अब क्या कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, है ना, कितना हीट आप बाहर निकाल रहे हो, दैट फ्रीज करता है 1 टन मतलब 2000 पाउंड या 907 केजी क्या लिक्विड वाटर। मतलब ध्यान से समझिए, अगर सपोज करिए आपके पास यहां पर क्या है लिक्विड वाटर है, ये हमारा क्या है लिक्विड वाटर है, और ये लिक्विड वाटर कितना है, कितना केजी 907 केजी, 907 केजी, 907 केजी लिक्विड वाटर है। अब इसको क्या करना है फ्रीज। अब पानी को फ्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से हीट निकालना पड़ेगा कि नहीं। अरे भाई इसको ठंडा करोगे तभी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो बर्फ में बनेगा। फ्रीज होने का मतलब लिक्विड है, वाटर है, वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होगा तभी तो हम फ्रीजिंग बोलेंगे। तो यहां से हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि नहीं, और यही हीट एब्जॉर्प्शन क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यही हीट एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो हमें क्या करना है 907 केजी का हमारे पास लिक्विड वाटर है, 907 केजी का क्या है लिक्विड वाटर है। इस लिक्विड वाटर को किस में कन्वर्ट करना है आइस में, इसको किस में कन्वर्ट करना है आइस में। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए भाई टेम्परेचर को कम करना है ना, इसको फेज को चेंज करने के लिए लिक्विड को वाटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने एक इंजन लगाया रेफ्रिजरेटिंग यूनिट। तो रेफ्रिजरेटिंग यूनिट लगाया, कितने टाइम में करना है इन अ पीरियड ऑफ, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कितने 24 आवर, 24 घंटे में हमें 907 केजी के लिक्विड वाटर को किस में कन्वर्ट करना है आइस में बनाना है। समझ पा रहे हो, लिक्विड वाटर को किस में बनाना है आइस में बनाना है। क्लियर है। व्हेन चेंजेज इट्स फेज एट कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे फेज चेंज डिफाइन किया गया तो आपको प्रेशर डिफाइंड करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर हमारा क्या है 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि सपोज करिए यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें 907 केजी वाटर लेना है, 24 घंटे में उस वाटर को आइस में बदल देना है, ठीक है। तो जितना हीट उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज करो 907 केजी को बाहर निकालने के लिए कितना हीट आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्चुअली ये होगा, ठीक है। यहां देखते हैं। तो हमारे पास कितना मास था बताइए, हमारे पास मास था 907 केजी, 907 केजी क्या वाटर, 907 केजी क्या था वाटर। इस वाटर को बनाना है किसमें, इस वाटर को किसमें बनाना है आइस, ठीक है। तो मास अगर 907 केजी यहां भी है तो मास तो यहां भी 907 केजी होगा, मास में तो कोई चेंज आने वाला नहीं। क्लियर है। तो कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस, कितने प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या करो हीट को बाहर, अब ये देखो क्या हो रहा है फेज चेंज हो रहा है कि नहीं। ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड। आइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं सॉलिड वाटर, सॉलिड H2O। आइस है हमारा क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सॉलिड वाटर, सॉलिड H2O को ही हम लोग क्या बोलेंगे आइस बोलेंगे। तो हमें क्या करना है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो कुछ ना कुछ हीट आपको एब्जॉर्ब करना है ना, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है मतलब हीट एब्जॉर्ब करना है। और वो हीट क्या कहलाती है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। समझ पा रहे। तो लेटेंट हीट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है लेटेंट हीट, इसे मैं HFG बोलूंगा लेटेंट हीट, है ना।
तो जैसे फ्लूइड टू गैस मैंने लिख दिया, आप यहां पे केवल H लिख लीजिए, ठीक है। FG से हो सकता है कंफ्यूजन हो कि फ्लूइड टू गैस हो रहा है ना, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं लेटेंट हीट ओनली, H, है ना। H की वैल्यू कितना होता है, ये होता है 80 किलो कैलोरी। ये कितना होता है, 80 किलो कैलोरी, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट होता है ये हमारा है क्या, ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट कितना, 80 किलो कैलोरी किस पे होता है, एट, पूरा चीज डिफाइन करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस एंड कितना प्रेशर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये वैल्यू 80 किलो कैलोरी आता है, ठीक है। अब देखो कितना 80 किलो कैलोरी का मीनिंग कितना हुआ भाई, हमें तो किलो जूल में चाहिए, है ना, हमें किस में चाहिए, किलो जूल। तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितना होता है, 1 कैलोरी की वैल्यू होता है 4.1868, है ना। ठीक है, दिस इज 4.1868 किलो जूल पर केजी। अगर ये किलो कैलोरी है तो यहां पे किलो होगा, और 1 कैलोरी है तो कितना होगा, 4.1868 जूल पर केजी। समझ पा रहे हैं, यहां पे किलो कैलोरी है तो यहां पे किलो जूल होगा, यहां केवल कैलोरी है तो यहां पे जूल होगा, ठीक है। तो 80 किलो कैलोरी में कितना हीट होगा अगर किलो जूल पर केजी में निकालें, तो 80 किलो कैलोरी में कितना वैल्यू होगा आप निकाल लीजिए। 80 किलो कैलोरी में जो वैल्यू होगा 80 इंटू 1 किलो कैलोरी मतलब 4.1868, दिस इज 4.1868 किलो जूल पर केजी। समझ पा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपका आ गया, ये एक्चुअली 335 के करीब आएगा, 333 335, ठीक है। तो आई एम राइटिंग 80 इंटू 4.1868, इसकी वैल्यू 334 आया, कितना आया 334.94 किलो जूल पर केजी। ये हमारा, ये है क्या, ये लेटेंट हीट है, ये हमारा क्या है, लेटेंट हीट, ये हमारा है क्या, लेटेंट हीट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो लेटेंट हीट की वैल्यू आया 334.94, है ना, लेटेंट हीट आया 334.94 किलो जूल पर केजी। अब देखो हमारे पास कितना वाटर था, 907 केजी, 907 केजी। तो कितना हीट, ये तो 1 केजी के लिए है ना, ये कितने केजी के लिए है, 1 केजी के लिए इतना हीट चाहिए, 334.94 1 केजी के लिए। तो 907 केजी के लिए कितना लगेगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 907 केजी के लिए निकाल लो। तो दिस इज 907 केजी इंटू 334.94, है ना। एक्चुअल वैल्यू कितना होता है अगर आपको याद रखना है, तो ये वैल्यू H की वैल्यू होता है ना। अगर मैं इसको सफिक्स में लिखना चाहूं तो हो कहां से रहा है, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसका मीनिंग है लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। इसका वैल्यू कितना है, ये आता है, ये एक्चुअली जो वैल्यू है 333.7 किलो जूल पर केजी, है ना। लेकिन ये तो लगभग 334.94, मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 80 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 333.7 किलो जूल पर केजी की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये हमारा केजी था और इसका यूनिट क्या था, किलो जूल पर केजी। केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, किलो जूल। लेकिन याद हो तो ये हीट कितने, मतलब कितने आर में रिजेक्ट हो रहा है, इन 24 आवर्स, 24 घंटे में इतना किलो जूल हीट
एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यही हमारा एक्चुअली क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यही हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, इतना किलो जूल कितने घंटे में, 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में। तो एक घंटे में कितना होगा, तो ये वैल्यू निकाल लो। तो मैं लिखूंगा 907 इंटू 334.94 डिवाइडेड बाई 24 आवर। ये कितने में हो गया, दिस इज इन 1 आवर्स, एक घंटे में। ठीक है, 1 आवर में ये वैल्यू इतना किलो जूल निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब बताइए अगर मुझे मिनट में निकालना है, चूंकि 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। तो अब इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो मिनट में निकल जाएगा। ये वैल्यू आ गया 907 इंटू 334.94। ये आपको आ सकता है एग्जाम में, ये डायरेक्टली आ सकता है कि इसको कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, तो ये किलो जूल इन 1 आवर, मतलब आप इसको बोल सकते हो किलो जूल पर आवर। इसको 1 आवर का मतलब क्या हुआ, किलो जूल पर आवर। अब ये क्या हो गया, किलो जूल पर मिनट, क्योंकि 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसकी वैल्यू लगभग 210 के करीब आएगी। कैलकुलेट करिए, 907 इंटू 334.94 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, ये आ रहा है 210, 210.96। ठीक है, दिस इज किलो जूल पर मिनट। ठीक है, आप इसको लगभग ले सकते हो 210 किलो जूल पर मिनट। बोलो, तो जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ध्यान से समझिए, जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 210 किलो जूल पर मिनट है, इसी को तो 1 टन बोल रहे थे हम लोग। 1 टन का डेफिनेशन क्या था कि जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए 24 घंटे में, उसको बोलेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यही तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया। तो क्या मैं इसी को 1 टन नहीं बोल सकता हूं, क्या मैं इसे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं बोल सकता हूं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं बोल सकता हूं क्या, डेफिनेटली मैं इसे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोल सकता हूं। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, कितना आया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया 210 किलो जूल पर मिनट। समझ पा रहे, तो यही हमारा 1 टन है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन नहीं बोलना, ठीक है, 1 टन मतलब 2000 पाउंड्स। तो दिस इज 1 TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये मिनट में आया। सेकेंड में निकालना हो तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, तो 210 बटे 60, ये 0 इससे कट गया, ये किलो जूल पर सेकेंड में आएगा। समझ पा रहे हो, और ये कितना आ गया, दिस इज 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या इसको हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 किलो वाट। ठीक है, तो 1 टन में क्या आया, ध्यान से समझिए, 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है, लगभग 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर, या मैं इसको बराबर कह सकता हूं 3.5 किलोवाट के। समझ पा रहे हैं, तो अगर किलो जूल पर मिनट में लिखना होगा तो 210 लेंगे, और किलोवाट में लिखना होगा तो 3.5 किलोवाट। ये प्रूफ आ सकता है, इस नाते मैं इसको करवा रहा हूं। ठीक है, एकदम कोई क्लियर, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिया था, लेटेंट हीट की वैल्यू निकाल लिया था 80 किलो कैलोरी के हिसाब से, ये वैल्यू निकल के आ गया था। तो ये पर केजी का था, मुझे 907 केजी के लिए निकालना था, तो 907 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ये कितने में आया था, 24 घंटे में। किस में आया था, 24 आवर्स में आया था। मुझे 1 घंटे में निकालना था, तो मैंने 24 से, ये जो डाटा था इसमें 24 से डिवाइड कर दिया। फिर मुझे मिनट में निकालना था, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। इस तरह से फिर मैंने यहां पे 60 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आया 210.96, है ना। तो लगभग इसको मैंने ऑन एन एवरेज वैल्यू बोल दिया 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये किसके बराबर हुआ, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन नहीं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए, इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर
210 किलो जूल की एनर्जी 1 मिनट में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी कितना होगा? 1 टन होगा। समझ पा रहे हैं? अगर कोई रेफ्रिजरेटर 210 किलो जूल की एनर्जी 1 मिनट में किसी भी रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से निकाल लेता है, तो उस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी कितना होगा? 1 टन होगा। उस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी क्या होगा? 1 टन होगा। क्लियर है? फिर हमने आगे बढ़ा, 210 को मुझे मिनट में, सेकंड में निकालना था, तो 210 किलो जूल मिनट को 60 से फिर से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 1 TR ही है, तो 60 से डिवाइड किया, ये 3.5 आ गया। तो हमने कहा कि भाई 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर किलो जूल पर मिनट में निकालोगे तो 210 आएगा, और अगर किलो जूल पर सेकंड में यानी कि किलोवाट में निकालोगे तो लगभग 3.5 किलोवाट आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर 210 किलो जूल की एनर्जी 1 मिनट में निकाले या 3.5 किलो जूल की एनर्जी 1 सेकंड में निकाले, तो उस रेफ्रिजरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 1 TR होगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा। क्लियर है? तो हमें क्या मिला? जो 1 TR की वैल्यू आया था, ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया है कि 1 TR की वैल्यू कितना आया था? 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो जूल पर सेकंड। ये मैंने डिराइव करके आपको दिखा दिया। क्लियर है?